नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हंस वाहिनी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को और भारतीय इतिहास के अंदर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है जिसका नाम है मौर्य काल। मौर्य काल के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं साथियों। तो मौर्य युगीन कुछ विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे, तो शुरू करते हैं अपने विषय पर, आते हैं सीधा ही मौर्य युगीन विशेषता। साथियों, मौर्य युगीन विशेषताएं, ये हमारा बिंदु था। कल शायद मैंने वहां पर सभ्यताएं लिख दिया, तो थोड़ा सा वो ध्यान रख लेना। मौर्य युगीन ये विशेषताएं थी, तो आप समझ तो चुके थे कि ये कोई सभ्यता थोड़ी है, लेकिन हमने वैसा लिख दिया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए साथियों, अपन बात करेंगे मौर्य युगीन विशेषताओं की। तो हमारा जो बिंदु चल रहा था प्रशासन के तहत हम बात कर रहे थे। तो प्रशासन का कुछ जो पॉइंट है वो राजनीतिक में भी आता है। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के तहत लेते हैं। कई बिंदु यहाँ पर अलग से डाल दिए मैंने, तो उनको भी हम ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर एक नंबर जो बिंदु रहता है, वैसे तो हम राजा प्रशासन के तहत भी हमने बात की थी, राजा प्रमुख था यहाँ पर, लेकिन एक जो पॉइंट आता है उसका नाम है साथियों न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की चर्चा करें तो मतलब अगर अपन कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि न्याय व्यवस्था के तहत हम क्या चीज पढ़ेंगे। तो देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कर देता हूँ कि न्याय व्यवस्था के तहत हम बात करेंगे न्याय की। क्या करेंगे भैया? न्याय की। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, राजा है, राजा सर्वोच्च, सर्वोच्च बोलते हैं इसे, सॉरी, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन फिर भी इनका भी विभाजन था। देखिए राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन फिर भी इन न्यायालयों को दो भागों में बांटा गया था। तो न्याय, और इसी के तहत हम लोग साथियों न्यायालय की बात करेंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के है ना, न्याय के तहत मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप लोग न्यायालय ले सकते हो, न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर दो प्रकार के न्याय होते थे साथियों। एक तो होता था आप लोगों का दीवानी, और एक होता था साथियों फौजदारी। ये दो मामले होते थे, फौजदारी मामले और दीवानी मामले। ठीक है, इनको दो रूपों में बांटा गया है, थोड़ा सा आप इनको देख लेना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये मामले है दीवानी फौजदारी क्या है। अब भी अगर आप लोग बात करो, अभी हमारे दो प्रकार के न्याय व्यवस्था का विधान अभी कानूनों के तहत भी है। तो दीवानी और फौजदारी, दीवानी वो मामले हैं जिसके अंदर दंड और सजा का प्रावधान ही होता। ठीक है, और इसके अंदर फौजदारी मामले के अंदर क्या है, दंड का प्रावधान होता है। दंड का प्रावधान जितना भी है ना, मारपीट, दंड इत्यादि चीजें इसमें आती है। तो ये ध्यान रखना साथियों, दंड का प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैगस्नीज की जो पुस्तक है इंडिका में ये बताया गया है कि दंड विधान है बहुत ही कठोर था। जो न्याय था ना वो बहुत कठोर था, जो दंड दिया जाता था वो बहुत ही ज्यादा क्या मिलता था, कठोर था। इस वजह से लोग क्या नहीं करते थे, अपराध नहीं करते थे, डरते। ठीक है, हाँ, दंड विधान बहुत ही ज्यादा क्या था साथियों, कठोर। ये बात कौन कहता है? इंडिका पुस्तक कहती है। इंडिका का मतलब मेगास्थनीज, सॉरी, हाँ मेगास्थनीज। ठीक है, चाणक्य की तो आप लोग जानते होंगे अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंडिका में दंड विधान का उल्लेख मिलता है कि बहुत ज्यादा कठोर है। दीवानी मामले और फौजदारी मामले, यानी इसे दीवानी न्यायालय भी कहते थे और इसे फौजदारी न्यायालय भी कहते थे। मैंने मामला इनके साथ जोड़ दिया है, तो ये दीवानी न्यायालय है, ये फौजदारी न्यायालय साथियों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, इसका जो अध्यक्ष होता था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना,
वो होता था, देखिए दो प्रकार के शब्द यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, दीवानी और एक आपका क्या, फौजदारी। तो दीवानी का जो अध्यक्ष होता था, प्रमुख होता था इनका, तो उसका नाम आप लोग सीधा ही लिख लेना, इसका नाम होता था व्यवहारिक। क्या था साथियों, व्यवहारिक। हमने पहले पढ़ लिया है, यही बात हमने पहले पढ़ ली है, व्यवहारिक। इसके प्रमुख को क्या कहते थे, व्यवहारिक कहते थे। और ये जो फौजदारी मामले का प्रमुख है, ये प्रदेष्टा कहलाता था। क्या कहलाता था साथियों, प्रदेष्टा कहलाता था। तो ये आपका एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है। दंड विधान काफी कठोर था। न्याय व्यवस्था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर अपन न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है, न्याय राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायालय दो प्रकार के, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, दंड विधान बहुत ज्यादा कठोर था, लोग अपराध बहुत ही कम किया करते थे, है ना। और मैंने यहाँ पर बताया दीवानी जो मामला का जो प्रमुख होता था, है ना, जो मंत्री होता था दीवानी मामले के विभाग का, उसे क्या कहते, तीर्थ की बात हमने की थी ना पिछली कक्षा में, तो ये व्यवहारिक हो गया। और फौजदारी साथियों क्या हो गया, प्रदेष्टा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रदेष्टा। ओके, तो यहाँ आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक कि अब मैं यानी इसी न्यायिक व्यवस्था से और आगे निकलने की पूरी क्या करता हूँ साथियों, चेष्टा करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ले रहे हैं हम लोग, किसके बारे में, मौर्य युगीन सभ्यताओं के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अगर राजनीतिक व्यवस्था के तहत में एक छोटा सा बिंदु, हालांकि प्रशासनिक के तहत भी इसे शामिल किया जाता है, प्रांत। साथियों ध्यान रखना, प्रांत की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी तीन प्रकार की स्थिति बनेगी। ठीक है, प्रांत और प्रांत का मंडल बताया जाता है कि प्रांत का अगला जो है ना, प्रांत मंडलों से बना होता था। और उसके बाद यहाँ पर जिसकी चीज की चर्चा की गई है वो है जिला। ठीक है, और जिला के बाद साथियों सीधी चर्चा यहाँ पर की गई है ग्राम की, किसकी, ग्राम की। ठीक है, ग्राम का ग्रामणी यहाँ भी माना गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये इनका एक तरीके से विभाजन हो गया, प्रांत, मंडल, जिला और ग्राम। ठीक है, इस जिले में आप थोड़ी सी चीज याद करना, यहाँ पर तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, अशोक के अभिलेखों में भी और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है इस जिले के। एक तो है प्रादेशिक, एक साथियों अगर अपन बात करें प्रादेशिक के बाद में राजुक, और एक और व्यक्ति आता है ना, ये प्रमुख पद है, और प्रादेशिक राजुक जिले के प्रधान है ये। ठीक है, अलग अलग विभाग के। और एक और मिलता है साथियों युक्त, क्या मिलता है, युक्त। ठीक है, तो ये तीनों अधिकारी हैं। आपको अगर याद होगा मैंने अशोक के अभिलेख करवाए थे, उन अभिलेखों में मैंने एक ऐसा अभिलेख, शिलालेख हमने पढ़े थे 14 शिलालेखों में से तीसरा जो शिलालेख है मैंने चर्चा की थी 3, 5, यानी कि वहां पर जो अधिकारी होते थे वो अपना, यानी कि तीन जो अधिकारी होते थे वो जाते थे 5वें वर्ष साथियों, कहाँ पर, 5वें वर्ष जो दौरा करने के लिए जाते थे वो यही थे तीनों अधिकारी। ये 5 वर्ष में कम से कम एक बार दौरा करके आते थे, 5वें वर्ष ना, 5वें वर्ष राज्य का दौरा। तो ये चीजें वही वाली बात है अगर आपने वहां पर पढ़ी है तो। और ये किस शिलालेख की बात मिलती है, तीसरे की। किस शिलालेख की बात कर मिलती है साथियों, तीसरा शिलालेख है किसका, अशोक का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बीच में आप लोगों को पता चल गई। तो प्रांत, मंडल, जिला और ग्राम। अब इनमें से एक चीज देखने वाली है साथियों, प्रांत। ये जो प्रांत थे, यानी कि यहाँ पर प्रमुख जो प्रांत थे वो कितने थे, मौर्य काल में 5 प्रांत थे साथियों। कितने प्रांत थे, 5। अगर आप लोग जानना चाहिए तो इनको इस प्रकार जान सकते हो आप लोग, ताकि अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत के लिए बताया। जब अपन बात करेंगे साथियों, ये उत्तरापथ कहलाता था, उत्तरापथ। ठीक है, और यहाँ इसकी जो राजधानी थी साथियों वो थी तक्षशिला। क्या थी, तक्षशिला, ये लीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे साथियों, ये दक्षिणापथ कहलाता था। इसकी अगर राजधानी की चर्चा करोगे तो है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चर्चा करोगे किसकी साथियों, यानी कि इसकी प्राच्य कहा जाता था, इसे प्राच्य।
क्या कहा जाता था? प्राच्य। और यहाँ की जो राजधानी थी वो थी, आप जानते ही हो, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र साथियों। और अगर एक चीज और बता देता हूं मैं साथ में ही, ये जो राजनीतिक व्यवस्था के तहत प्रांत होते थे ना, प्रांत, इन प्रांतों के अंदर राजा शासन न करके, वहां अगर अपन बात करें किसकी, राजा शासन न करके उसका ना एक राज्यपाल या उत्तराधिकारी शासन करता था। राज्यपाल, या इसे कहते थे प्रतिनिधि। क्या कहते थे? राजा का कोई प्रतिनिधि। राजा का क्या होता था साथियों? प्रतिनिधि होता था। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सरल सी बात है। राज्यपाल, राणा, प्रतिनिधि। ओके, एक बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो राज्यपाल या प्रतिनिधि होते थे ना, कोई राजा के ही कुल से या परिवार से ही होते थे, है ना, कुल या परिवार से ही होते थे। कोई विशिष्ट राजकुमार हो सकता है, युवराज हो सकता है। तो ऐसे ही उल्लेख मैंने यहाँ पर क्यों बताया है कि इस पाटलिपुत्र का जो राज्यपाल था ना, वो कुणाल था। पाटलिपुत्र का राज्यपाल कुणाल का जो उल्लेख मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उत्तरापद तक्षशिला की बात हमने कर दी है। और ये लास्ट में अगर अपन बात करना चाहें, एक यहाँ बीच में और भी फैक्ट है, इसको भी लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको ले लेते हैं, है ना। चलिए पहले इसको ले लेते हैं, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों तो है कलिंग। कौन है? कलिंग। और अगर इस कलिंग की बात करोगे तो यहाँ इसकी जो राजधानी है तौसाली, मैंने आपको पहले बताया, तौसली या तौसाली। ठीक है, ये शब्द आपको मिलेगा परिवर्तित रूप में, थोड़ा थोड़ा तौसाली, कहीं पर शायद दंते आ जाएगा। ठीक है, तो तौसाली या कलिंग, है ना। और एक ये इधर बच गया साथियों हमारे पास अवंती। कौन सा प्रांत बच गया? अवंती। और अवंती की राजधानी तुम सब लोग जानते हो, उज्जैनी या उज्जैन, मध्य प्रदेश जानते होंगे, वर्तमान जो चैत्रमाला वाला। ठीक है, तो अवंती महाजनपद भी था, आपको पता है, उज्जैनी। ठीक है, तो ये 5 प्रांत हो गए साथियों। कौन कौन से प्रांत हो गए आपने देख लिए होंगे, है ना, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और ये लीजिए आपके पूरे 5 प्रांत हो गए। और इन 5 प्रांतों को आप लोग क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, प्रांत 5 थे। और अवंती का खुद राज्यपाल यहाँ पर ना अशोक का भी उल्लेख मिलता है। राज्यपाल कौन है? अशोक। ये लीजिए, अवंती का राज्यपाल क्या मिलता है साथियों? अशोक मिलता है। ठीक है, हाँ देखिए, अपन यहाँ पर प्रांतों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के तहत मैंने आपको प्रांत बता दी, ये बात समझ में आप लोगों को पूरी तरह से आ चुकी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और एक चीज और बता देता हूँ, नगर प्रशासन के तहत थोड़ी सी बात और करूंगा मैं आपको यहाँ पर। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, अगर नगर प्रशासन की बात करें साथियों, नगर प्रशासन, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर नागरिक शब्द का उल्लेख मैंने पहले भी बता दिया है। नागरिक, ये लीजिए, नागरिक का उल्लेख मिलता है अशोक के, है ना। नगर प्रशासन का जो प्रमुख था, अध्यक्ष था, है ना, मंत्री था, उसे क्या कहते थे? नागरिक ही कहा जाता था। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नगर प्रशासन के तहत। और इस नगर प्रशासन की एक बात पढ़ो ना, आप लोगों को याद आ गया होगा, यानी नागरिक तो यहाँ का प्रमुख या प्रधान था, लेकिन अगर आपने कभी, यानी हाँ, बीए लेवल में आपने शायद इतिहास पढ़ा होगा, वहां पर जरूर पढ़ा होगा, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के तहत भी वो बिंदु था। और आपने एक चीज देखी होगी कि नगर प्रशासन की जानकारी किससे मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र में तो है ही, आपको पता है, यहाँ पर 30 सदस्यों की, अगर आपको याद है तो 30 सदस्यों की 6 समिति होती थी साथियों। 30 सदस्यों की कितनी? 6 समितियां शासन करती थी। और इन 6 समितियां शासन करती थी। और प्रत्येक समिति के अंदर कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य। तभी तो 30 होंगे, 5 30। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना। अब इन 6 समितियां कौन कौन सी बता देता हूँ, रिवाइज कर ले। प्रांत उत्तरापथ तक्षशिला राजधानी, प्राच्य पाटलिपुत्र राज्यपाल कुणाल, कलिंग तौसाली स्वर्णगिरी, और दक्षिणापथ हो गया। और ये आपका अवंती उज्जैन, और राज्यपाल यहाँ पर अशोक का भी उल्लेख मिलता है। तो ये था प्रांत। एक चीज और ध्यान रखना साथियों, प्रांत के लिए एक शब्द और मिलेगा आपको, चक्कर। प्रांत को चक्र भी कहा जाता था, ये बात आप लिख लेना, प्रांत चक्र। ठीक है, ये शब्द भी आपको मिलेगा। प्रांत को क्या कहा जाता था?
चक्र भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। अभी चर्चा कर रहे थे उन 6 समितियों की, ले लेते हैं 6 समितियां। देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा प्रश्न आता है कि कौन सी समिति क्या काम करती थी, तो इससे आप लोगों को आभास होगा, कुछ तो जानकारी मिलेगी। प्रथम, द्वितीय, और ये लीजिए तृतीय, उसके बाद हम चतुर्थ पढ़ लेंगे, और चतुर्थ के बाद हम किसको पढ़ लेंगे, पंचमी को, षष्ठी, छठी, षष्ठी। ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या है, इन समितियों के अंदर प्रथम समिति का क्या कार्य था, ये थोड़ा सा देख लेना है। उद्योग, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उद्योग धंधों की बात अपन करें ना, वो इसमें आएगा। ठीक है, उद्योग धंधों की निगरानी, पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, उद्योग धंधों की निगरानी, उद्योग शिल्पियों की निगरानी। ठीक है, उद्योग एवं शिल्पियों की निगरानी, पहली समिति का ये कार्य था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय समिति साथियों ध्यान रखना, विदेशियों की देखभाल, निगरानी देखभाल, बात तो एक ही है, विदेशियों की देखभाल। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आगे अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो वो क्या होगा, तीसरी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया तीसरी समिति के तहत है वो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए दो चीज है, एक तो उद्योग और शिल्पी अलग चीज है, व्यापार और वाणिज्य दोनों फैक्ट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कई जगह अलग अलग प्रकार के डाटा भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग सार लीजिए, इसके अंदर आएगा जन्म मरण का लेखा जोखा, ये समिति का कार्य, जन्म मरण का लेखा जोखा। ठीक है, अब देखिए तृतीय समिति की बात होगी, उसके बाद देखिए चतुर्थ समिति, चतुर्थ का क्या कार्य था, यानी कि ध्यान रखना इसका कार्य था व्यापार एवं वाणिज्य का निरीक्षण। देखिए शब्द वही है, निरीक्षण, निगरानी और आप लोगों का देखभाल। ठीक है, और उसके बाद देखिए पंचमी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विक्रय वस्तुओं के विक्रय की निगरानी, वस्तुओं के विक्रय की निगरानी। कहने का तात्पर्य हो गया कि वस्तु कैसे बेची जा रही है, इनका काम ये था, उत्पाद सही है कि नहीं है, अपन का स्टैंडर्ड कैसा है, आईएस से है ना, आईएसआई का मार्क मानते उसी प्रकार मानक कैसा है। षष्ठी का होता था विक्रय कर वसूल करना, विक्रय कर या बिक्री कर कह सकते हैं उसे, कर वसूल करना। ये लीजिए एक और अच्छा पॉइंट आपके हाथ लग गया। ठीक है, तो ये 6 समितियां थी, फटाफट देख लीजिए। इन 6 समितियों के अंदर समितियां प्रमुख कितनी थी, 6 समितियां थी। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया प्रमुख 6 समितियां शासन करती थी नगर प्रशासन के रूप में, और कुल सदस्य इसमें कितने होते थे, 30, और प्रत्येक में कितने होते थे साथियों, प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 5-5 होते थे। ठीक है ना, तो 6, 5, 30। बात समझ में आ गई, ये बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। ठीक है, कौटिल्य की किस पुस्तक में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट भी ले लेते हैं। बात राजनीति की व्यवस्था की भी चल रही है। एक यहाँ पर आपको अच्छा पॉइंट और मिलेगा, प्रांत को चक्कर कहते हैं, ये तो समझ में आ गया आपके। एक एक बार इन चीजों को पढ़ने से सारा मामला आप लोगों के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक सिस्टम आपको देखना होगा, गुप्तचर। गुप्तचर व्यवस्था थी वो कैसी थी,
राजनीतिक व्यवस्था के तहत ही आती है ये भी गुप्तचर व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, गुप्तचर, अगर आप लोगों को पता है तो गुप्तचर भी यहाँ पर दो प्रकार के थे। एक तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर अपन गुप्तचरों की बात करेंगे तो दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है। मैंने आपको, अगर आपको पिछली कक्षा की कुछ बात याद है तो गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी था, गुप्तचर विभाग का जो मंत्री था उसका नाम बताया था। अगर आप लोगों को याद है तो बताइए। महामात्यापर्षण, महामात्यापर्षण, इस प्रकार के शब्द का अगर आप लोगों ने प्रयोग किया है तो आपको याद होगा महामात्यापर्षण, ठीक है, प्रशप, सॉरी नहीं है, प्रशप है, ठीक है। तो ये शब्द है, ये इनका क्या होता था, प्रमुख, ठीक है। इस शब्द को वापिस आपने रिवाइज कर लिया, मैंने कहा कि आगे भी चर्चा करेंगे अपन लोग, इनको भी ना कर लिया। अब गुप्तचर होते थे एक तो संस्था, एक संचारा, ठीक है। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक तो संस्था नाम से और एक होते थे संचारा। ये लोग है ना, यानी एक स्थान पर रुक करके क्या लेते थे, सूचना एकत्रित करते थे। और ये संचारा है ना, घूम घूम कर यानी कि सूचना एकत्रित करते थे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे गूढ़ पुरुष कहा गया, भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज ना, गुप्तचरों को कौटिल्य क्या कहता है, गूढ़ पुरुष, कौटिल्य गूढ़ है ना, कौटिल्य गुप्तचरों को क्या कहता है साथियों, गूढ़ पुरुष। कहते हैं कि इस गुप्तचर व्यवस्था में बाद में यानी कि चालाक महिलाओं को, अना चतुर महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था साथियों। चतुर स्त्रियां, महिलाएं भी इस गुप्तचर में शामिल होती थी, है ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर वेश्याओं का उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, गुप्तचर वेश्याओं का उल्लेख मिलता है। कुछ फैक्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और यूनानी लोग ओवरसीयर्स शब्द का प्रयोग करते थे गुप्तचरों के लिए। यूनानी है ना जो लेखक है वो लोग क्या करते थे, ओवरसीयर्स, ठीक है। ये शब्द है, ये किसके लिए काम लेते थे, गुप्तचरों के लिए। ये दोनों ही शब्द किसके लिए है, गुप्तचर के लिए है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ये गुप्तचर का एक फैक्ट था जो मैंने आप लोगों को बीच में बता दिया साथियों, ठीक है। तो मौर्य युगीन विशेषताओं की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। समय में देखता हूँ कितना है, तो समय अभी काफी हमारे पास पड़ा है, थोड़ा और ले लेते हैं। गुप्तचर व्यवस्था के तहत बात हो गई है पूरी साथियों। संचारा है ना, संचारा, और एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण, संचारा घूम कर देते थे भैया। संस्था, ये लोग क्या करते थे, आराम से सताई एक जगह रह करके सूचना एकत्रित कर लेते थे। और गुप्तचर वो जो संचारा थे वो काफी जगह घूमते थे ना। कुछ तथ्य मैंने आपको बताए। चाणक्य क्या कहता है, कौटिल्य क्या कहता है, गूढ़ पुरुष कहता है। और उसके लिए भी हमने ओवरसीयर्स शब्द का क्या कर लिया साथियों, प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब लीजिए आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था साथियों, आर्थिक व्यवस्था के तहत हमें पता है इनका प्रमुख आर्थिक जो कार्य था वो क्या था, उसमें आप लोग देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण है इनका कृषि, कृषि, और दूसरा क्या है साथियों, पशुपालन, पशुपालन, और तीसरा आप सब लोग जानते होंगे क्या है, व्यापार। यानी तीनों ही होते थे, व्यापार, ठीक है। ये लीजिए व्यापार, कृषि, पशुपालन और क्या हो गया साथियों, व्यापार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए कृषि इनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृषि है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। अब अपन लोग ले लेते हैं कृषि को, कृषि से संबंधित कुछ तथ्य यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो साथियों ध्यान रखना, कृषि होती थी आप सब लोग जानते हो, ठीक है,
कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर दासों से, युद्ध बंदियों से इत्यादि लोगों से क्या कराई जाती थी, कृषि कराई जाती थी। आपको पता हो कलिंग युद्ध के जो बंदी थे उनसे वहां पर जंगलों को साफ करवाया गया और कृषि करवाई गई। तो कहते हैं कि ज्यादा कृषि कार्य उनसे करवाया जाता था। कृषकों की खुद की भी भूमि होती थी और कुछ भूमि है ना, कुछ कृषि भूमि देखिए मैं ये बता देता हूँ, राज्य की स्वयं की कृषि भूमि, स्वयं की कृषि भूमि सीता कहलाती थी, सीता कहलाती थी। बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने बाद में आपको इसका अध्यक्ष भी बताया था, सीताध्यक्ष, अगर आपको याद है तो। ठीक है, इसके प्रमुख की बात हमने सीताध्यक्ष, मैंने कहा सीता भूमि से निकली इत्यादि बताया था। तो राज्य की स्वयं की भूमि क्या कहलाती थी साथियों, सीता कहलाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और भूमि के ऊपर साथियों कर भी लिया जाता था। जो यहाँ अपन कर की बात करेंगे तो भूमि पर कर भी लिया जाता था। जैसे यानी एक तो होते थे निजी, जो भूमि होती थी ना साथियों, निजी, इस भूमि से कर लिया जाता था 1/6 भाग। बहुत ही महत्वपूर्ण है। निजी जो कृषि होती थी, निजी मतलब कृषकों की खुद की भी भूमि होती थी, कृषकों की खुद की भी भूमि होती थी, उस पर कितना भाग लिया जाता भाई, निजी पर 1/6 और सीता भूमि पर 1/2 भाग पर कर लिया जाता था। राजकीय भूमि होगी तो वो है ना सीता पर, यानी ये लीजिए सीता, ये भूमि का प्रकार है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर 1/2 भाग है ना, ये कर के रूप में लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो लिख लेना। तो राज्य की स्वयं की कृषि भूमि थी जिनके ऊपर साथियों कर कितना लिया जाता था, 1/2। ठीक है, सॉरी, निजी पर 1/6, हाँ सीता यानी राज्य की स्वयं की होती थी उसके सीता कहते थे। तो 1/2 भाग पर यहाँ पर क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, कुछ तथ्य है जो मेरे पास है, मैं बता देता हूँ। ब्राह्मणों को है ना कर मुक्त भूमि दी जाती थी, ब्राह्मण देश। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ब्राह्मणों की जो भूमि होती थी जो कर मुक्त होती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्रह्मदेव। ठीक है, ये ब्रह्मदेव भूमि होती थी ब्राह्मणों के लिए, और ये क्या होती थी, कर मुक्त होती थी साथियों। क्या होती थी, कर मुक्त होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर मुक्त होती थी। ठीक है, हाँ। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, सिंचाई की अगर बात करें साथियों, सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग होता था। सॉरी, नहर भी थी, एक आध कहीं चर्चा नहरों की मिलती है सिंचाई के लिए। और विशेषकर आप लोगों को पता होगा सिंचाई के लिए आपने सुदर्शन झील देखी होगी, इस प्रकार की झीलों की ये एक उदाहरण है एक तरीके से, है ना। झील लिख देता हूं मैं, झील कहते हैं कि नहरों से भी क्या होती थी, नहरें सिंचाई का साधन हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर सुदर्शन जो झील है वो है। नहर का निर्माण भी हमने हाथी गुफा अभिलेख से चर्चा की थी, अगर आपको पता है, कलिंग नरेश खारवाल की। ठीक है, तो वो भी, तो झील नहर सुदर्शन झील के बारे में चर्चा की। तो सिंचाई का भी ये भी क्या था साथियों, एकमात्र माध्यम था। ये दो शब्द आएंगे, एक तो क्षेत्रक और एक आएगा उपवास। क्षेत्रक व उपवास, क्षेत्रक उपवास, इन दो शब्दों पर गौर करना। एक क्षेत्रक है, ये तो भूस्वामी है, भूस्वामी जो भूमि का स्वामी है। और उपवास है साथियों काश्तकार, काश्तकार। ठीक है, तो इन दो शब्दों पर आप गौर कर लेना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अभी कुछ फैक्ट और भी बचे हुए, एक कक्षा छोटी सी मैं आपके लिए और लेकर आने वाला हूँ ताकि आपके लिए बहुत अच्छी कक्षा साबित हो सके साथियों। अब हम मिलेंगे साथियों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों मुझे आशा है ये आपको जरूर याद रही होगी, है ना। आर्थिक व्यवस्था के तहत कृषि, पशुपालन, व्यापार मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। राज्य की स्वयं की कृषि भूमि है ना क्या कहलाती थी, सीता कहलाती थी। और सीताध्यक्ष उसका प्रमुख होता था। कर निजी और है ना सीता मतलब निजी भूमि पर 1/6, सीता पर 1/2, और क्षेत्रक भूस्वामी, उपवास काश्तकार कहलाते थे। और ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव युक्त भूमि और एक सिंचाई, झील, नहरें, सुदर्शन इत्यादि, सुदर्शन का उदाहरण मैंने दिया है तो ये काम आती थी। कुछ और भी चीजें बची हुई है लेकर आऊंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।